हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। अकाउंट्स ऑफिसर के पेपर को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जेपीएससी ने कंडक्ट कराया था। ये प्रिलिमिनरी पेपर था और क्वेश्चन का लेवल जब आप देखिएगा तो आप खुद समझ जाइएगा कि आपको क्यों इन एनालिसिस को देखना इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन कोई सा भी हो, ये मायने नहीं रखता है। ऐसे प्रश्न हर एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। आज हम लोग 25 प्रश्न को डिस्कस करेंगे और उसमें ज़्यादातर प्रश्न पॉलिटी के हैं और कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न हिस्ट्री से भी हैं। तो आप लोग देखिए, वीडियो शॉर्ट रहेगा। जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। आर्टिकल 123 की बात यहाँ पे की गई है और पूछ रहा है इसमें है क्या। आर्टिकल 123 में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप लोग प्रयास करिए, इसको अटैम्प्ट करिए पॉज करके, और 25 में से आपका स्कोर क्या है ये कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो। देखिए पहला का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश बनाने के लिए, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जब राज्यसभा तो वैसे डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, ठीक है, और उस टाइम पे कोई कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो गया, तो उस केस में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि आर्टिकल 123 का यूज़ करके वो कोई ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं पे आप देख लीजिए 123 को अगर हम लोग ऐसे लिखें, 2 को आगे और 1 को पीछे कर दें, 213 कर दें, तो 213 में क्या है, 213 में ये पावर गवर्नर के पास है। ठीक है, गवर्नर के पास है पावर कि राज्य में वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट लिटरली मीन्स वी कमांड। ठीक है, वी कमांड कौन से रिट में है। देखिए रिट के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगा जब एग्जामिनेशन सामने आ जाएगा तब, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वी कमांड अभी आपको याद रखना, ये मैंडेमस में है। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर देता है पब्लिक ऑफिशियल्स को, अगर वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हैं या फिर परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं, तब उनको ये कमांड दिया जाता है कि सही तरीके से ड्यूटी वो करें। ठीक है, किस रिट में है तो मैंडेमस में है, उसका मतलब है वी कमांड। एक बात आप लोग याद रखिएगा, रिट की जब बात आएगी तो रिट के केस में आपके हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होता है अगर हम कंपेयर करें सुप्रीम कोर्ट से तो। ठीक है, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाई कोर्ट के पास पावर ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कम है रिट के मामले में। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे इस पर एक डिटेल वीडियो में अपलोड करूँगा। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट, बहुत ज़्यादा फेमस है। किससे जुड़ा हुआ है तो ये पेड़ों से रिलेटेड था, जंगल से रिलेटेड था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व में बेसिक डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ही मिलेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयूब खान। ये पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, और यही पहले शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले तख्ता पलट किया था, और उसके बाद तो फिर ये चलन चल गया। आप जान के हैरान होंगे, अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। ये कितनी हैरत की बात है, हर बार तख्ता पलट हो जाता है। तो शुरुआत किया था अयूब खान ने और इन्होंने ही बेसिक डेमोक्रेसी की बात की थी। पता होना चाहिए, कहीं नोट करके रख लीजिएगा, हो सकता है फिर से कहीं आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाए। अगला प्रश्न अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से हाई कोर्ट, इंडिया का कौन सा हाई कोर्ट है जिसका ज्यूरिसडिक्शन सबसे बड़ा है, जिनका कार्य क्षेत्र क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन आपके सामने अटेम्प्ट करिए। आंसर इसका हो जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, तो नोट कर लीजिएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मिजोरम है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा। असम हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड है और मिज़ोरम है। ये सारे राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो अगेन आसान प्रश्न है। इसमें आंसर हो जाएगा पर्शियन। पर्शियन भाषा को जगह 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले इसमें 14 भाषा थी। हमारा जो 8th शेड्यूल है इसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थे, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट कर करके 14 से इसको 22 तक पहुंचा दिया गया है। ठीक है, झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो 92 नंबर का जो अमेंडमेंट था और साल था 2003, इस वर्ष संथाली को ऐड किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट उनको भी नोट कर लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल 20, देखिए फंडामेंटल राइट्स की बात जब भी आएगी तो फंडामेंटल राइट्स में आपको आर्टिकल 19, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, इन 3 आर्टिकल को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और घुमा घुमा के पूछा जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आर्टिकल 20 में पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये बिल्कुल है, और इन सभी पॉइंट्स को मैंने अपने फंडामेंटल आर्टिकल वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, बहुत कम लोगों ने देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर जैसे एग्जामिनेशन सामने आएगा मैं इन सभी वीडियोस को अपलोड करूंगा। फिर से नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये बिल्कुल आर्टिकल 20 में है। डबल जियोपार्डी भी है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, मतलब खुद को आप आरोपी सिद्ध कर दें, थाने में कोई आप पे पूरा प्रेशर डाले तो उसके खिलाफ भी आपको संरक्षण प्राप्त है। तो ये सारा चीज़ आर्टिकल 20 में है, लेकिन 24 घंटे के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत होना है, ये अधिकार आर्टिकल 20 में नहीं है, आर्टिकल 22 में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट आर्टिकल 22 में है। देखिए अगला प्रश्न है आर्टिकल 352 से संबंधित, और 352 आप सबको पता है राष्ट्रीय आपातकाल की बात है, ठीक है। 42 नंबर का जो अमेंडमेंट हमारे संविधान में हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसमें जो जो गलतियां की गई थी उन सबको 44th में सुधारा गया है, ठीक है, 1978 में, और ये था 1976 में। ये दोनों अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रश्न में आपको ध्यान क्या देना है, पहले आंतरिक व्यवस्था की बात थी, ठीक है, पहले 1978 के पहले, और उसी इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम ले करके इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। जेपी आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे लोग उनकी सभाओं में आ रहे थे, बहुत भीड़ हो रही थी, तो उससे इंटरनल डिस्टर्बेंस का खतरा बता करके आपातकाल लगा दिया गया। उसी को 44th अमेंडमेंट में सुधारा गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस में आपातकाल नहीं लगाना है, आर्म्ड रिबेलियन होगा, ठीक है, जब लोग हथियार उठा लेंगे उस बेसिस पे लगाया जा सकता है। तो ये आपका नहीं होगा, बाकी ए एंड बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। तो ये भी अगेन आसान प्रश्न है, आसान इसीलिए हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन इसमें थोड़ा सा अच्छा दे दिया गया, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बाउंड्री ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी अल्टर्ड, तो ये आर्टिकल 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नेहरू ने 1953 में राज्यों में भाषाई आधार पर पुनर्गठन के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया था। चेयरमैन उनके कौन थे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए लैंग्वेज दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, जिसको सुविधा जिसमें हो उसमें क्वेश्चन को पढ़ ले। आंसर इसका हो जाएगा फजल अली, ठीक है, और आप सबको पता भी होगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है 1955 की नागरिकता कानून, और सिटीजनशिप से रिलेटेड आपको सभी पॉइंट्स को तैयार करके जाना है। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, आप सबको पता है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो ओरिजिनल जो सिटीजनशिप को लेकर कानून बना था 1955 में बना था, ये डेट आपको अलग से याद होना चाहिए, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इसी को संशोधित करते, मतलब इसमें संशोधन इसमें होता गया, अमेंडमेंट होता गया। वही पूछ रहा है इनमें से कौन सा वो साल है जिसमें अमेंडमेंट हुआ था। तो आंसर इसका हो जाएगा 1986। 1986 के अलावा 92 में भी अमेंडमेंट हुआ है, 2003 में भी अमेंडमेंट हुआ है, 2005 में भी अमेंडमेंट हुआ है, 2015 में भी हुआ है, और लेटेस्ट अभी जो हुआ था 2019 में। तो ये सारे साल याद रखिएगा, देख लीजिए प्रश्न कैसे पूछा है, तो घुमा के पूछा जा सकता है। 1986 में हुआ था, 92 में हुआ है, 3, 5, 15 और 19 में, ठीक है, 3, 5, 15, 19। अगला प्रश्न देखिए, भारत में नागरिकता कानून में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किस संस्थान के पास है, ठीक है। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, आप लोग सोच सकते हैं, सिटीजनशिप में अगर अमेंडमेंट करना है तो कौन करेगा भाई, तो संसद करेगा, ठीक है। और ये पावर कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये पावर आपका है आर्टिकल 11 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 9 में सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है, और आर्टिकल 11 में ये पॉइंट दिया हुआ है कि संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकता है, नागरिकता को लेकर के कोई चेंजेस करना है तो संसद के पास ये पावर है। आर्टिकल 11 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 11 आज के परिप्रेक्ष्य में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम
कैन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अब देखिए क्या बोल रहा है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आप सबको पता है, तो कौन से फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, यानी कि आपको पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है, आपके ऊपर कुछ बंधन भी है ताकि राज्य को कोई खतरा ना हो। 4 ऑप्शन है, आप देखिए उसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है। आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो आप गेस करके भी आंसर दे सकते हैं। भाषा और बोलने का अधिकार, क्या इसमें रोक लगाना इम्पॉर्टेंट है? रोक कहने का मतलब है कि आप कुछ भी ना बोलें, बोलिए, बोलने पर रोक नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। उसके बाद शांतिपूर्ण बैठक, संगठन, यूनियन, आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा और बोलने का अधिकार। इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था 1951 में, पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, आप सबको पता है। और उसी में एक अमेंडमेंट ये भी था कि भाषा और बोलने के अधिकार पर पूरी तरीके से स्वतंत्रता देना जायज़ नहीं है, उसमें लगाम लगना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आर्टिकल 22 की बात आ गई। इसमें क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित नियमों के अंतर्गत उसमें उल्लेखित निश्चित प्रावधानों के अपवादों सहित प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि कितने महीने तक की गई है। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए जयराम महतो जी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो सरकार चाहे तो इनको अरेस्ट कर सकती है, किस बिना पे? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम लेकर के। अब बोलेगी सरकार क्या कि ये हो सकता है राज्य में इनसिक्योरिटी का सिचुएशन पैदा कर दे, राज्य में अस्थिरता ये ला दे, ठीक है। तो उस बिना पे हम इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि कश्मीर में धारा 370 जब हटा था तो महबूबा मुफ्ती इन सबको अरेस्ट किया गया था, नज़रबंद किया गया था, तो किस बिना पे? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बिना पे, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम टाइम क्या है, तो 3 महीना तक आप रख सकते हैं। 3 महीना के बाद आपको उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, किस वर्ष केंद्रीय विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई? केंद्रीय विजिलेंस की स्थापना किस वर्ष की गई? अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1964। और सांथनम कमेटी का आपको नाम याद रखना है। सीबीसी हो गया चाहे सीबीआई हो गया, इस तरह के कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं जिसमें करप्शन का मामला आपको दिखेगा तो वहाँ पे आपको सांथनम कमेटी का नाम याद रखना है। ये सांथनम कमेटी इन सब के हेड थे और उन्हीं के तहत ये सारा चीज़ हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? अब यहाँ से हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है। और पोएम की बात की जाए तो 1028 पोएम्स हैं। मैं मंडल्स को चेक कर रहा था कि पहला मंडल कौन है, दूसरा मंडल कौन है, किसने लिखा है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। 1 से लेकर 10 तक का जो मंडल है ना, वो कौन से मंडल को किसने लिखा है, ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। तो मैं सर्च कर रहा था विकिपीडिया में, पहला मंडल का दिखा रहा था मुलर का नाम, मैक्स मुलर। उन्होंने बहुत सारे हिंदुस्तानी जितने भी टेक्स्ट हैं हमारे, जितने भी हमारे कल्चर से रिलेटेड जितने भी धरोहर हैं, उन सबको मैक्स मुलर ने कोशिश किया है इंग्लिश में अनुवाद करने का, ठीक है। मनुस्मृति को इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया है मैक्स मुलर ने। और ऐसा आप लोग सुने होंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया, ठीक है। तो वो जो मनुस्मृति को जलाया था, कौन सा मनुस्मृति था? जो मैक्स मुलर ने अनुवाद किया था इंग्लिश में। ओरिजिनल मनुस्मृति संस्कृत में है और अंबेडकर जी को संस्कृत नहीं आती थी, उन्होंने इंग्लिश वाले को पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है, और ये बात कांग्रेस ने यही सब तो गलती की है अपने हिस्ट्री में और उनका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। मैक्स मुलर ने पूरा तोड़ मरोड़ के सारे तथ्यों को पेश किया है। उनका ये टारगेट ही था कि इंडिया के कल्चर को वीक किया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज जो आप शब्द सुनते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, लोअर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, ये सारे टर्म्स अंग्रेज़ों के दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है। मनुस्मृति में जो बात की गई है 4 वर्ण की, जिसमें ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, उसमें कर्म के अकॉर्डिंग उसको डिफ़ाइन किया गया है, ना कि जन्म के अकॉर्डिंग। और वेद को भी जब आप देखिएगा, वेद में भी कर्म की बात की गई है। अगर कोई शिक्षक है, कोई पढ़ा रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, उसका जन्म कहाँ हुआ ये मायने नहीं रखता है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये सारी बातें हैं हमारे मूल ग्रंथों में, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है। कांग्रेस ने भी उसको बहुत हवा दी और अभी मैक्सिमम लोगों को यही पता है कि हमारे ग्रंथों में 4 वर्णों की बात की गई है जन्म के आधार पर। बहुत सारे लोग इसके तह में जाना भी नहीं चाहते, पॉलिटिकली उनको यही सूट करता है, ठीक है। लेकिन ये दायित्व बनता है हम सबका कि हमें ओरिजिनल चीज़ें पता हो।
आप जान के हैरान होंगे, मैकाले का नाम आप सबने सुना होगा। और संसद में मैं सुन रहा था भाषण, मनोज झा जी आरजेडी के सांसद हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमेशा वो दिग्भ्रमित करते हैं, एक ही तरह की बात बोलेंगे वो पूरा पक्ष कभी सामने नहीं रखते हैं। राकेश सिन्हा जी का मैंने फिर सुना बहस। राकेश सिन्हा जी ने बोला, जब संसद में खड़े होकर बोल रहे तो भाई गलत जानकारी तो नहीं देंगे। उन्होंने बोला कि मैकाले जो थे, लॉर्ड मैकाले, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर के एक बात बोला है कि मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया है और पूरे भारत में घूमते वक्त मुझे कहीं भी भिखारी नहीं दिखे और ना कहीं चोर वगैरह से कहीं मेरी मुलाकात हुई। तो उनका कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब तक उनके कल्चर पे हम लोग अटैक नहीं करेंगे पूरे भारत को जीतना असंभव है। ये लॉर्ड मैकाले का भाषण है और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को बोला है। उसके बाद लोगों को बिठाया गया, मैक्स मुलर जैसे लोगों ने पहले से ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सबको इंग्लिश में अनुवाद किया, अपने अकॉर्डिंग अनुवाद किया उन सबका, और समाज में विद्वेष फैलाया, और जो अभी तक विद्यमान है। ठीक है, और भारत का पिछड़ा होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को अपने कल्चर के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे जो भी लोग हैं, किसी के कहने पे ना आ जाए, आप चीज़ों को ज़रूर एक बार वेरीफाई करें। बाबा साहेब को मानने वाले, बाबा साहेब को भगवान की तरह पूजने वाले लोग बाबा साहेब के विचारों को नहीं जानते हैं। उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहेब के विचार क्या थे, उन्होंने कभी उसको पढ़ा ही नहीं है। जो राजनेता बता रहे हैं उन्हें मत सुना करिए, आप खुद से इस पर एनालिसिस करिए, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। ठीक है, मौर्यन हिस्ट्री की बात की जा रही है। कौन सा सोर्स है जिसमें ये बताया गया कि भारत में स्लेवरी नहीं था। ठीक है, भारत में स्लेवरी नहीं था, तो ये बोला गया है मेगास्थनी के इंडिका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट करिएगा। प्रसिद्ध हजारा मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? तो कृष्णदेव राय ने। झारखंड में आपको हिस्ट्री से एक प्रश्न जरूर साउथ इंडिया की हिस्ट्री से मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए प्रिपेयर करके जाना है, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन हो। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य ने। निर्माण का ऑर्डर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, लेकिन करवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। गुजरात के गिरनार जगह पे है ये लोकेटेड। निम्न में से कौन सुव्यवस्थित नगरपालिका प्रशासन की स्थापना हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसको क्रेडिट जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपर थी। ठीक है, पुरुषपर आपका आज का पेशावर हो गया। दूसरी राजधानी कनिष्क की क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले आपको बता दूं, कनिष्क ने बहुत सारी राजधानियाँ बनाई थी। एक तो पेशावर आपने नाम सुन लिया, दूसरा तक्षशिला है, तक्षशिला पाकिस्तान में था। उसके बाद एक और राजधानी इनके अफ़गानिस्तान में भी थी जिसका नाम है बेग्राम। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बेग्राम राजधानी इनके अफ़गानिस्तान में थी। और भारत में मथुरा। ठीक है, और मथुरा को ही माना जाता है कि दूसरा राजधानी था इनका, सेकंड कैपिटल का दर्जा प्राप्त था। आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। नेक्स्ट है, द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। इन दोनों ने आक्रमण किया भारत पे। 4 ऑप्शन आपके सामने, सबसे सटीक आंसर आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए कि इन्होंने भारत की धन संपदा को लूटा, और मेन इनका टारगेट भी यही था। ये लूटने ही आए थे, यहाँ पर शासन करने नहीं आए थे। ठीक है, तो उस लिहाज से आंसर बी होना चाहिए, लेकिन ये भी गलत आप नहीं बोल सकते हैं। अगर ए भी आंसर इसका आयोग दिया होगा तो उसके साथ भी आप सेटिस्फाई आपको होना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, जजिया के बारे में। जजिया सल्तनत काल में मूल रूप से एक प्रकार का गैर मुस्लिम पर लगाया जाता कर था, जिसका प्रतिफल में प्राप्त होता था। यानी कि जो जजिया कर देगा उसको बदले में क्या मिलेगा? तो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा मिलेगी, साथ ही साथ सैन्य सेवा से छूट। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। अगर आप कर दे रहे हैं तो आपको मिलिट्री में काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो उससे फ्री रह सकते हैं। तो दोनों ही इसका आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी साम्राज्य के पतन का कारक माना जाता है? तो ये कारण माना जाता है मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी को भी इन्होंने जहर दे दिया था। लास्ट प्रश्न आज का, बहुत ही अजीब टाइप का प्रश्न पूछा गया। देखिए, निम्न में से शाहजहां के किस पौत्र ने औरंगजेब की पुत्री से विवाह संबंध किए? तो ये दोनों ही हैं, सिफिर सिकोह और इज़्द बख्श। इन दोनों ने ही शादी किया था औरंगजेब की पुत्री से। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मुग़ल राजा है जिसने अपनी बेटी से शादी कर लिया था? ठीक है, तो ये थे आपके शाहजहां पहले,
और शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा से विवाह कर लिया था। ठीक है, तो ये आज के 25 प्रश्न थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब करिएगा कंटेंट अगर आपको सही लग रहा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।